Okay, Assalamu alaikum. So today we would be doing a new past paper. This is our first past paper live class. We would be doing the latest past paper today. This past paper is February March 2023, paper 4, variant 2. So today we would be doing February March 2023, paper 4, variant 2. Okay, this paper is of 2 hours. Say we would be doing February March 2023, paper 4-2. This paper is of 2 hours. Okay. Today we would be covering section A, that is case study, and then we would be going for section B and then for section C in the upcoming classes. Okay. Today our solely aim is just to cover your section A, and we would be doing the case study in a very bit detail. Okay. So let's start with this. अच्छा भाई, सबसे पहले आप लोगों को कुछ काम की बातें बता देता हूँ। तो काम की पहली बात ये है कि बच्चे जो है ना वो केस स्टडी में गलती क्या करते हैं कि बच्चे केस स्टडी को सही से पढ़ते नहीं है। पहली गलती जो बच्चे करते हैं केस स्टडी के अंदर वो ये करते हैं कि वो लोग केस स्टडी को कभी भी सही से नहीं पढ़ते। मतलब वो केस स्टडी को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हैं। भाई आपको इस केस स्टडी के अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है और इसको साइड पे लिखनी है, ताकि जो है ना आप पेपर के अंदर केस स्टडी को वापस नहीं पढ़ो, क्योंकि वापस पढ़ने का मतलब है कि आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। तो हमें तो टाइम बचाना है ना, ताकि हम अपने पेपर को कंप्लीट करें, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है और हमें सेक्शन ए सेक्शन बी में एक 20 मार्क का, सेक्शन सी में एक 20 मार्क का, सेक्शन ए भी 20 मार्क का कंप्लीट करना है। तो हमें केस स्टडी कुछ इस तरीके से पढ़नी है कि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो, हम जो अलॉटेड टाइम है उसके अंदर काम अपना पूरा कर रहे हो। तो मैं जो है वो आपके सामने केस स्टडी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरीके से पढ़ेंगे और पेंसिल से साइड पे चीजें लिखते रहेंगे। ट्रस्ट मी, मैं सारे के सारे जवाब ये केस स्टडी पढ़ते पढ़ते करा दूंगा। ठीक है, चले आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन ए, इंक्रीजिंग पब्लिक सेक्टर डेट इज अ गुड पॉलिसी। कह रहा है कि यार पब्लिक सेक्टर डेट बढ़ रहा है ना, ये गुड पॉलिसी है एक। आओ जरा सुन चेक करते हैं। पॉलिटिशियंस डू नॉट यूजुअली थिंक इट अ सक्सेस टू बोरो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, but in June 2020, when the economy was approaching a recession, the United Kingdom borrowed 5 times as much as it did in June 2019. यूके के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि बोरिंग इज नॉट अ गुड हैबिट एंड दे डू नॉट थिंक के बोरिंग से एक इकोनॉमी सक्सेसफुल होती है। तो जो है वो, लेकिन जून 2020 के अंदर यूके हैड अ सिवियर रिसेशन एंड इट हैड टू बोरो 5 times मोर मनी देन इन 2019। ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर डेट का मतलब है कि बोरोइंग करी जा रही है, गवर्नमेंट पैसे बोरो कर रही है। बोरोइंग आईएमएफ से होती है, वर्ल्ड बैंक से होती है। ठीक है, और हमें ये बात पता चल गई कि यार इकोनॉमी जो है ना वो यूके की रिसेशन में थी 2020 के अंदर, 2020 के अंदर देयर वाज अ रिसेशन इन यूके, देयर वाज अ रिसेशन इन यूके। और इस रिसेशन के अंदर बोरोइंग करी थी, लोन्स लिए थे, कर्जे लिए थे। ठीक है, पहली 3 लाइनें पढ़ के मुझे ये चीजें समझ आ गई। दिस मेड द गवर्नमेंट डेट ओनली जस्ट अ लिटिल लेस देन द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जितनी पूरी इकोनॉमी की साइज है ना उससे थोड़ा सा कम था डेट। मतलब आप यूं समझो कि डेट एक्सीड्स साइज ऑफ द इकोनॉमी। सही है। The ratio of public sector debt to GDP was 99.6%. It was the highest figure for 60 years. Public sector net borrowing is shown in figure 0.1. यार इसका क्या मतलब है? पब्लिक सेक्टर डेट इज टू जीडीपी कितना है भाई? 99.6%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई बताएगा? इस जीडीपी का 99.6% जो है ना वो पब्लिक सेक्टर डेट है। इस जीडीपी का 99.6 मिलियन जो है ना वो पब्लिक सेक्टर का डेट है। हाँ, सादी ने एग्जांपल दी है, अगर जीडीपी 1 बिलियन है तो 99.6 बिलियन जो है ना वो आपका पब्लिक सेक्टर डेट है। बिल्कुल सही है। अब ये फिगर को पढ़ना सीखना है। चले भाई आए देखते हैं। ये ये है मई 2019। दिस इज मई 2019। दिस इज जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी एंड मार्च। सही है, तो आए देखते हैं।
मई के अंदर था 10 मिलियन, जुलाई के अंदर था 20, सितंबर के अंदर ये बढ़ रहा है, नवंबर के अंदर ये और बढ़ रहा है, जनवरी वॉज पीक, इसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन, और इसके बाद मार्च आ गया। तो मैं इसी टेबल के ऊपर, इसी फिगर के ऊपर चीज़ें लिखता हूँ कि मई के अंदर इंक्रीज हो रहा है, जुलाई के अंदर कांस्टेंट है, जुलाई के अंदर कांस्टेंट है, उसके बाद अगेन इंक्रीज है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है जुलाई के अंदर भी, उसके बाद कांस्टेंट है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट है। सितंबर के अंदर सिर्फ इंक्रीज है, नवंबर के अंदर भी सिर्फ इंक्रीज है, जनवरी इसका पीक पॉइंट था, और मार्च के अंदर अगेन डिक्रीज, डिक्रीज है। ठीक है, और फिर इंक्रीज है। सही है, चलें सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, borrowing is what the government ought to be doing in a recession in order to finance the spending used to boost aggregated demand। ये कह रहा है कि भाई बोरोइंग जो है ना, रिसेशन के वक्त बोरोइंग करना सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी एग्रीगेटेड डिमांड को बूस्ट कर सको। सही है, मतलब आप अपनी एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाने के लिए, इसने क्या करी थी, एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाने के लिए इसने बोरोइंग करी थी, और रिसेशन के वक्त ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब रिसेशन के वक्त इसने पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करी कि इनकम टैक्स को कम कराए, कुछ भी, इसने पैसे बोरो कर लिए। The question in 2020 was how long could the borrowing of such large amounts continue? कब तक हम उधार लेते रहेंगे, पाकिस्तान वाली बात है। There can be problems with the large public sector debt. An expansion of government borrowing might increase interest rate if investors require more compensation because they think risk of holding government bonds has increased। ये कह रहा है भाई कि अगर गवर्नमेंट कर्जा लेती रहेगी ना तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा जब उसको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्या मतलब है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि लोग बैंक में पैसा सेव करें और स्पेंड कम करें। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लोगों को गवर्नमेंट मजबूर कर रही है कि आप अपना पैसा बैंक में सेव करो। नंबर 2, गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया हुआ है, बोरो करा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, एज अ रेजिडेंट मैं अपनी हुकूमत के ऊपर से ट्रस्ट लूज कर जाऊंगा। सही कह रहा हूँ भाई। This interest rate would affect this interest rate rise would affect the rest of the economy। तो यार हमें तो ऑलरेडी पता है कि इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होता है, दाऊद याद है? इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होता है, एक होता है सेवर्स के ऊपर और एक होता है बोरोवर्स के ऊपर। भाई सेवर वो बंदा है जो बैंक में सेव करता है, बोरोवर वो है जो बैंक से पैसा उधार लेता है। तो यार अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सूद का रेट बढ़ेगा, तो एज अ सेवर मैं बैंक में पैसा सेव करूंगा ज़्यादा क्योंकि मुझे फ़ायदा दिख रहा है, और मैं स्पेंड कम करूंगा। जब मैं स्पेंड कम करूंगा तो उसकी वजह से कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन कम करेगा। जब प्रोडक्शन कम करेगा तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो देखो इंटरेस्ट रेट से कैसे मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे चला गया। बोरोवर जो है वो बोरो कम करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्ट भी कम करेगा। जब वो इन्वेस्ट कम करेगा तो प्रोडक्शन कम होगी, अगेन डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और वही अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सही है। There is also a theoretical objection that the government borrowing could crowd out the private sector, especially when the economy is close to its productive capacity and unemployment of resources is low. This would not happen when there are unemployed resources in a recession। ये कह रहा है कि भाई बोरोइंग इतनी क्राउड आउट हो सकती है ना कि प्राइवेट सेक्टर को भी ऑब्जेक्शन होना शुरू हो जाएगी। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी फिर डर रहा होगा कि यार इकोनॉमी कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के करीब होगी। करीब होने का मतलब है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी के क्लोज होने का मतलब है कि इकोनॉमी इज नियर बाय टू इट्स पोटेंशियल, मतलब पीपीसी के करीब है। सही है, सही, चले। The UK finance minister suggested that a high ratio of public sector debt to GDP was justified. It is the stability of the ratio that is important. The reasoning can be justified. Reducing government spending in order to reduce borrowing
would risk stopping any recovery and make the situation even worse. ये कह रहा है भाई अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करते हैं ना तो उससे एग्रीगेटेड डिमांड और कम होगी, उससे प्रोडक्शन और कम होगी, डिमांड फॉर लेबर और कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी मजीद रिसेशन में चली जाएगी, मतलब ओरिजिन की तरफ जाना शुरू होगी, कचरा हो जाएगी. Economic recovery is necessary to restore economic activity, which in turn will restore the government's finance. ये कह रहा है भाई इकोनॉमी को रिकवर करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी और ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का फाइनेंस होगा, तो जो कर्जा बोरिंग करीब है वो भी वापस हो जाएगी. सही है. तो 3 पैराग्राफ से हमें ये सब चीजें पता चली कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा. फिर हमें ये पता चला इसके बाद के कि हमें जो है ना वो रिकवरी अगर करनी है इकोनॉमी की तो हमें जो है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. ठीक है. लास्ट पैराग्राफ. However, economists cannot know with any precision what the limit of public sector borrowing should be. भाई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि उधार लेने के कोई लिमिट नहीं है, जितना लेना है उतना लो. सही है. For many years, Japan has maintained a ratio of public sector debt to GDP of over 200% with no difficulty. ये कह रहा है भाई जापान ने जो है ना वो कर्जे को और जीडीपी को 200% पे अब तक मेंटेन रखा हुआ है बिना किसी परेशानी के. बट व्हाट इज सुटेबल फॉर जापान मे नॉट बी सुटेबल इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी. कह रहा है भाई जापान जापान है और दूसरी कंट्री मतलब जो जापान है वो दूसरी कंट्री के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते. तो यार क्या ये केस स्टडी सबको क्लियर है? ये केस स्टडी समझ आई भाई आप लोगों को? तो मुझे जरा चैट बॉक्स पे एक जवाब दे दें कि सर हमें केस स्टडी पढ़ना तो आ गई है. तो फिर अब हम सवाल की तरफ जाएं और मैं आपको दिखाऊं कि हम लोगों ने इस पूरी केस स्टडी की एक्सट्रैक्शन के बाद ये सवाल सारे सॉल्व कर चुके हैं. हम लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के जवाब पता हैं जी. तो ये केस स्टडी सबको क्लियर है बिल्कुल. ओके. थर्ड पैरा रिपीट कर दें. भाई जापान ने बोरिंग और जीडीपी को मेंटेन रखा हुआ था 200% पे किसी बिना किसी डिफिकल्टी के. और इसने ये बात बोली कि ये जापान के लिए सूटेबल है लेकिन किसी और कंट्री के लिए सूटेबल ना भी हो. सही है. थर्ड पैराग्राफ अगर आप बोलिए तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर वो यही कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि रिसेशन से रिकवर करें तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्टोर करना पड़ेगा, मतलब आपको एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप रिसेशन से निकलोगे और तभी आपका गवर्नमेंट फाइनेंस है ना वो रीस्टोर होंगे, मतलब आप डेट को बोरोइंग को रीपे करने में कामयाब हो जाओगे. सही है. ओके है. चले भाई शुरू करें. पहला पहला है स्टेट व्हाट इज. पहला क्वेश्चन पार्ट ए 20 मार्क की केस स्टडी है. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ रिसेशन. 3 मार्क. तो यार जो जो बच्चा कॉपी निकाल रहा है वो कॉपी निकाल ले, मेरे साथ साथ ही करते रहे. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रिसेशन. रिसेशन क्या है ये? तो यार आप सबको पता है कि रिसेशन क्या होता है. रिसेशन का मतलब होता है जब कंट्री का आउटपुट जीडीपी गिर रहा होता है, व्हेन देयर इज अ डाउन टर्न इन द बिजनेस साइकिल, जब इकोनॉमी डूब रही होती है, जब कंट्री का एक्चुअल कम हो रहा होता है, जब कंट्री का जीडीपी कम हो रहा होता है, जब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, जब कंट्री में अंडर एलोकेशन हो रही होती है रिसोर्सेज की. सही है. ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं ऑन अ फ्रेश पेज. ओके पार्ट ए व्हाट इज मेंट बाय रिसेशन. आ जाए भाई जरा. रिसेशन इज अ डाउनटर्न और डाउनसाइज. Recession is a downturn or downsizing in the economic cycle which causes output which causes output and GDP to fall, unemployment, unemployment to rise, unemployment to rise, resulting in
resulting in negative इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा ये 3 मार्क्स आपको मिल गए कि यार ये रिसेशन क्या है इसके ऊपर। ठीक है, चले पार्ट बी के ऊपर चले। लेट्स गो टूवर्ड्स पार्ट बी। पार्ट ए तो वेरी इजी था कि रिसेशन क्या है डिफाइन कर दो, आप पार्ट बी की तरफ जाते हैं। चले आ जाए पार्ट बी। Analyze why government borrow and why it is said that a government should increase spending in a recession। ये कह रहा है कि यार गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, और गवर्नमेंट को क्यों रिसेशन के अंदर स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बताओ जरा। ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बढ़े, ये कह रहा है। याद है आपको एग्रीगेटेड डिमांड की क्या इक्वेशन है बेटा, एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो ये कह रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बढ़े, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, इकोनॉमी रिसेशन से निकल आएगी। तो पहले आपको दो दो रीजन बताना होगा कि गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है, फिर आपको बताना है कि गवर्नमेंट को रिसेशन में स्पेंडिंग को क्यों बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आए इसको भी करते हैं पार्ट बी को, वेरी इजी। चले आ जाए। one of the reason one of the reason the government borrows money in order to finance its government expenditure, which is not covered by the amount of टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। गवर्नमेंट को बोरो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि टैक्स रेवेन्यू कम होता है तो उतने पैसों में उतना इकोनॉमी के ऊपर नहीं लग सकता, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर दाऊद टैक्स रेवेन्यू कम है, कोई टैक्स देता ही नहीं है ना, और खर्चा इतना ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका है कि उधार लेना पड़ता है। तो ये रीजन है गवर्नमेंट क्यों पैसे बोरो करती है, या फिर वो पैसे बोरो करती है ताकि वो अपने डेफिसिट को सही कर सके करंट अकाउंट के। एंड in order to solve a deficit in the country। ठीक है, ये तो हो गया आधा आधा सवाल कि यार ये गवर्नमेंट क्यों उधार लेती है पैसे। अब बताना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उससे कैसे रिसेशन एंड होगा, इस पे रिसेशन में क्यों गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए, तो आप इसको ये बताओगे। सही है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग in form of roads infrastructure, नो जरूरत नहीं है। an increase in government spending in form of road infrastructure and public goods will create more jobs, which will increase income income which will increase income, causing consumption
एंड एग्रीगेटेड डिमांड टू राइज, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पेपर में नॉट अलाउड है, कॉजिंग एग्रीगेटेड डिमांड टू राइज। जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलता है, तो इधर लिखूं विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू प्रोड्यूसर, which will provide signal to producer, so he will extend the production process। जब प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा वो प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ा देगा, so he will extend the production process which will increase output and GDP and demand for labor resulting in economic growth and lower unemployment। ठीक है बेटा। अगर सबको पार्ट बी तक क्लियर है तो मुझे प्लीज बता दें, तो फिर आई शुड गो टूवर्ड्स द पार्ट सी। इस पार्ट डी क्लियर टू एवरीवन? पार्ट बी क्लियर है भाई? पार्ट बी तक बताएंगे जरा। पार्ट बी तक क्लियर है? इब्राहिम प्लीज बी ऑन टाइम, थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखें। पार्ट बी क्लियर है? चलें आगे। जी ओके, पार्ट सी। Consider what is meant by the phrase government borrowing could crowd out the private sector। 6 मार्क। ये कह रहा है कि यार इस फ्रेज का मतलब बताओ कि गवर्नमेंट बोरोइंग को क्राउड आउट कर जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, इसका क्या मतलब है? लगाता हूं फिर कर लेना। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट कर देगी? भाई क्राउडिंग आउट का मतलब है कि इतना उधार हो जाएगा कि गवर्नमेंट को पैसे प्राइवेट सेक्टर को देने पड़ेंगे, अपनी रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सही है? मतलब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेच सकती है प्राइवेट सेक्टर को। सही है? कुछ भी किसी भी तरीके से। सही है? आए जरा शुरू करते हैं। चले भाई आए। क्राउडिंग आउट crowding out in economics is that the growth of government spending the growth of government spending will lead to transfer of resources from public to private sector, from public to private sector। ठीक है? ये हो गया क्राउडिंग आउट का डेफिनेशन, कि रिसोर्सेस ट्रांसफर होंगी किससे? पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे। यहाँ तक कोई मसला है? अब इसको बताओ, अगर गवर्नमेंट बोरो करती है एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए तो क्या करे गवर्नमेंट? अगर प्राइवेट सेक्टर से बोरो करती है, अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो क्या होगा? गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर से पैसे बोरो करती है तो बदले में प्राइवेट सेक्टर क्या लेगा? प्राइवेट सेक्टर इससे इंटरेस्ट लेगा, इससे बॉन्ड्स लेगा। तो मैं अब लिखूं भाई, इफ द गवर्नमेंट बोरोज, पहले आप सुकून से देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ एक एक लाइन। ठीक है? मैंने जान के केस स्टडी निकाली थी बिकॉज इसके अंदर कुछ नए नए वर्ड्स थे। इफ द गवर्नमेंट बोरोज टू फंड द एक्सपेंडिचर, it will have to sell its bond, it will have to sell its bonds। बॉन्ड्स क्या है बेटा? बॉन्ड्स होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, कि भाई गवर्नमेंट ये पैसे वापस कर देगी।
गवर्नमेंट आपको ये पैसे वापस करेगी, इसके बदले में सिक्योरिटी दे रही है आपको, इसको बॉन्ड्स कहते हैं। टू सेल इट्स बॉन्ड्स एट हायर इंटरेस्ट रेट। भाई अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को पैसे उधार दे रहा है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर बॉन्ड देगा ना आपको, फायदा भी तो उठाएगा ना बंदा मौके का। सही है। या तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर को रोकेगा कि अपना पैसा दूसरे प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल नहीं करे, हमें दे, हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब गवर्नमेंट इस्तेमाल करें। और टू प्रिवेंट प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम यूजिंग एट अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सही है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको बताओ कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा। चलो भाई, अराइज इन इंटरेस्ट रेट, अराइज इन इंटरेस्ट रेट will cause savers to save more and borrowers to borrow less। अभी ऊपर लिखवाया था, and borrowers to borrow less, which will reduce consumption and investment, which will reduce consumption and investment, which will reduce consumption and investment, causing aggregated demand to fall, which will provide signal to producer, so he will contract production process, which will provide signal to producer, so he will contract production process, leading to increase in अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा ये पार्ट सी आपको क्लियर है। आ, इकरा बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है सुनना। भाई अगर मेरे पास आप में से कोई भी बच्चा पैसा उधार लेने के लिए आता है तो मैं क्या बोलूंगा यार, मुझे कोई गारंटी दो। मैं बोलूंगा यार अपना फोन रखवा दो मेरे पास और पैसे ले लो, पैसे दे के फोन वापस ले लेना। सही है। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट, अगर मुझे, मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ और आप गवर्नमेंट हो, मुझे पता है आपने इतना सारा लोन लिया हुआ है, आपने इतना सारा पैसा बोरो करा हुआ है, तो आप अगर मेरे पास अब आओगे पैसे लेने के लिए तो मैं जाहिर सी बात है हिचकिचाऊंगा, मैं आपको लोन नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट फिर आपको बोलेगी कि यार मैं आपको, ये बॉन्ड्स है, ये मेरी सिक्योरिटीज है, ये मैं आपको अपने आपके हवाले कर रही हूँ और आपसे बदले में पैसे ले रहा हूँ। तो मैं आपको फिर पैसे देके बाद में आपसे सिक्योरिटी खरीद लूंगा। लेकिन फिर प्राइवेट सेक्टर भी मौका का देखकर फायदा उठाएगा, वो बोलेगा कि भाई मैं एक सिक्योरिटीज ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर लूंगा, गवर्नमेंट को वो पैसे उधार देगा तो उससे सूद भी तो लेगा। सिक्योरिटीज तो उसने गिरवी रख ली है, बेसिकली वो उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करेगा। ठीक है। ओके, सही। ओके, लास्ट लास्ट पार्ट, वेरी इजी। assess whether the evidence in the article makes a, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, assess whether the evidence on the article makes a conclusive case that the high level of government borrowing is an effective policy। ये कह रहा है कि यार अब देखो ताहिर, ये आ गया लिंक करने वाला सवाल। assess whether the evidence in the article makes a conclusive case that the high level of government borrowing is an effective policy। ये कह रहा है कि क्या हाई लेवल ऑफ बोरिंग इफेक्टिव पॉलिसी है, हाँ या ना। तो भाई देखो, अब जब भी असेस वाला सवाल आएगा ना, असेस वाला सवाल आएगा तो आपको कंक्लूजन देनी है। तो अब मैं आपको इस सवाल के अंदर बता देता हूँ इस सवाल की मार्किंग क्या है। इस सवाल की मार्किंग है एनालिसिस के लिए
4 मार्क्स और इवैल्यूएशन के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक इफेक्टिव पॉलिसी है? बता दो इसको, बता दो इसको जरा कि भाई हाँ इफेक्टिव पॉलिसी है। कैसे? सुनो, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग an increase in government borrowing is an increase in government spending is an effective policy। हाँ ये रिलेट होगा। an increase in government spending is an effective policy as the government will spend this money as the government will spend this money। मैं दिखा देता हूँ, will spend this money in form of infrastructure, roads, roads and development, roads and development, spend this money in form of infrastructure, roads and development, which will create more jobs, which will increase income, which will increase income and consumption, which will increase income and consumption, causing aggregated demand to rise। सही है? Causing aggregated demand to rise, which will provide signal to producer, so he will extend production process, which will increase output and GDP, resulting in potential economic growth and lower unemployment। ठीक है, as shown in diagram number 1 and 2। भाई दो डायग्राम बन सकती है, मैं बना नहीं रहा हूँ, एक पीपीसी और एक एग्रीगेटेड डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट की। ठीक है, अब मैं कंक्लूजन पे डायरेक्ट जा रहा हूँ। मैं कंक्लूजन आप लोगों को मार्किंग स्कीम से पढ़वा देता हूँ। देखो, चले यहाँ मैंने आपके सामने कंक्लूजन लगा दिए ताकि हमें ये देखो, बच्चों से ए पार्ट भी हो जाता है, बी भी हो जाता है, सी भी हो जाता है। जो बच्चे फंसते हैं ना, वो बच्चे पार्ट डी में फंसते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, बच्चों से पार्ट ए भी हो जाएगा, पार्ट बी भी हो जाएगा, पार्ट सी भी हो जाएगा। सही है, पार्ट डी नहीं होता, इसलिए पार्ट डी की कंक्लूजन में बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए मैं आपको कंक्लूजन पढ़ा रहा हूँ। एक्सेप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिजर्व अ मार्क फॉर द कंक्लूजन। कंक्लूजन sound because the economy is in recession, so there would be no crowding out। सही, इकोनॉमी रिसेशन में कोई क्राउडिंग आउट नहीं होगी और पैसे उधार क्या करेगी लेके। The position could be worse if spending were reduced and government revenue would be affected further। ये कह रहा है पोजीशन और खराब हो सकती है, रिसेशन और सीवियर हो सकता है अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दिया जाए। और हाई डेट इज सेड टू बी ओके इफ द रेशियो ऑफ डेट
टू जीडीपी स्टेबल, ये भी लिख सकते हैं हम कंक्लूजन में जो ऊपर लिखा हुआ था जापान वाला। एज जापान डज नॉट हैव एन प्रॉब्लम बट दैट इकोनॉमी इज डिफरेंट। Borrowing may increase interest rate. This would affect the rest of the economy. High interest rate would discourage investment. सही तो कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, बोरोइंग कम हो जाएगी, और सही है, ठीक है, ओके है बेटा। इज दिस केस स्टडी क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्लियर है भाई सबको? कल सेक्शन बी शुरू कराऊंगा इसका। शुड आई सेंड यू गाइस दिस केस स्टडी? बोलो भाई, थोड़ी सी ड्राई थी केस स्टडी, लेकिन नेक्स्ट केस स्टडी वुड बी वेरी गुड, मतलब वो अच्छे मजा आएगा हमें करने में। ओके, कंक्लूजन आप लोग लिख के इसको पूरा कर लेना। थैंक यू, आप मैं भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में भेज, ठीक है।